हेलो साथी, जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है वह आपका 22 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि हिंदी की रहेगी, कंप्लीट हिंदी, जो कि 17 और 18 फरवरी को जो 2 पाली में परीक्षा हुई थी, एक दिन में 2 पाली में हुई थी, तो वह 4 पाली की जो परीक्षा हुई थी वह कंप्लीट हिंदी हम आज आपके लिए एक ही वीडियो में लाए हैं। तो प्लीज़ साथी आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा यह वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि यह हिंदी में आपका 37/37 स्कोर कराने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारी आने वाली अगली वीडियो रहेगी वह आपकी कंप्लीट 500 प्रश्न की श्रृंखला है। यूपी पुलिस द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न हैं, जिसमें कि यूपीएसआई के भी प्रश्न हैं। वह वीडियो रहने वाली है हिंदी साहित्य मैराथन। तो अगली जो वीडियो आने वाली है वह आपकी आएगी हिंदी साहित्य मैराथन की। और हमने इस अपने यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस के लिए PYQ यूथ बुक के कंप्लीट हमने कराए हैं, जो कि चैप्टर वाइज हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। तो इनकी सभी की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या पर हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो ये है पहला फर्स्ट है, ये है आपका यूपी पुलिस का 17 फरवरी का फर्स्ट पेपर। तो इसको हम कंप्लीट आज सॉल्यूशन करते हैं। इसके बाद आएगा आपका 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट वाला। तो एक ही वीडियो में आज हम चारों पालियों के पेपर को कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो देखिए जो कि पहला प्रश्न है इसमें वह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यह हमने बुक से लिया हुआ है। तो बुक में इससे पहले आपका रीजनिंग थी, जीके भी थी। तो ठीक है, हिंदी इसमें शुरू हुई है 99 से। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर और पूर्व की दिशा को, बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। वहीं उत्तर और पश्चिम की बीच वाली दिशा को वायव्य बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? आग्नेय। वहीं पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? नैऋत्य। ओके, चलिए तो ऐसे ही हम आपको प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन भी कराएंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो पहला है आपका वर्ण वर्ण, तो इसका जो अर्थ है रंग और घाव, जो कि गलत है। अगला है आपका विष और विष, आप इनको देख सकते हैं कि बोलने में एक ही समान ध्वनि के हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ओके, तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आपका शशधर और शशिधर, क्योंकि शशधर माने होता है चांद। ओके, और शशिधर में क्या होता है? शिव। ओके, तो इनके जो अर्थ हैं वह ये हैं, ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है साथी आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। पहला है आपका दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। अगला है आपका लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और अगला है 10 बजने को 15 मिनट हैं। तो आप जब इनको पढ़ते हैं तो स्वतः ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए जो बी वाला है लड़के अध्यापक को, यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि लड़के अध्यापक से है ना प्रश्न पूछते हैं, ऐसा होना चाहिए था। जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका ए, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ओके, चलिए देखिए इनके जो अशुद्ध हैं उनके शुद्ध रूप भी यहाँ पर दिए हुए हैं। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, क्या होगा इसका सही आंसर? लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वहीं इसका शुद्ध वाक्य होगा वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला है 10 बजने को 15 मिनट हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा 10 बजने में 15 मिनट हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए आपका अजवाइन, पराधीनता, विहार और मुद्रिका, इसमें से आपका पुल्लिंग कौन सा है? विहार। ओके,
बाकी की अजवाइन, पराधीनता और मुद्रिका क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो देखिए सोना, हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन। तो आप सभी ने पता है कि हस्ताक्षर हुए, दर्शन चाहे प्राण, इनका प्रयोग बहुवचन में होता है, जबकि सोना है यह हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो उसमें क्या कौन सा कारक है, संबोधन। ऑप्शन नंबर सी क्या कारक है, संबोधन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें तद्भव क्या हो जाएगा, काज। ओके, काज आपका तद्भव है। ओके, जिसका तत्सम क्या है, काज का कार्य। ओके, और ये आपके जल, शांति, जलधि और ताप है, ये आपके तत्सम शब्द हैं, जबकि पूछा हमसे तद्भव है। ओके, तो देखिए जो यूपी पुलिस का आपका पेपर होने वाला है उसमें यह वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत जल्दी आपका इन चारों पालियों के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो देखिए पलंग, पीला, डंडा, नाक, नव्य, स्वर्णकार और कुम्हार, गधा। तो पूछा क्या है, सभी में तत्सम है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपके दोनों ही शब्द हैं वह तत्सम हैं, नव्य व स्वर्णकार। तत्सम किसने कहते हैं, जो संस्कृत में शब्द प्रयोग हों। ओके, चलिए अगला है आपका, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो आप सभी को पता है कि नलिन और राजीव कमल के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, क्यों, कौमा, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आप सभी पता है कि क्यों और कब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा मदिरा प्लस आलय। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मदिरा प्लस आलय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए अवतरण चिन्ह कौन से होते हैं, आपके जो शब्द के ऊपर दोनों तरफ लगाए जाते हैं, तो इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो होता है उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, उद्धरण चिन्ह। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। तो सतसई शब्द में आपका समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ओके, देखिए सतसई का शाब्दिक अर्थ है 700 दोहों का समाहार, अतः इसमें समुच्चय बोधक विशेषण है जो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक। ठीक है, आप सभी को पता होगा प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जो कि कर्ता कार्य को स्वयं न कर कर किसी दूसरे से करवाए, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, अगला है आपका, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय कौन सा होता है, जो शब्द के अंत में लगा हुआ होता है, और उपसर्ग होता है आपका जो शब्द के प्रारंभ में लगा होता है। तो देखिए चिल्लाहट में आपका मूल शब्द में जो लास्ट में लगा होगा वह आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। ठीक है, तो क्या लगा है इसमें, अब देखिए हट है और आहट है। ठीक है, यही अंत में लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि जो मूल शब्द होगा वह होगा आपका चिल। ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय आहट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आहट। ठीक है, अगला है आपका, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लगा हुआ होता है। तो देखिए इसमें जो मूल शब्द होगा वह क्या होगा, आपका भाषण, और आगे क्या लगा हुआ है, अभी। तो इसका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभी। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है वह है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। देखिए रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव, सेकंड ऑप्शन है आपका द्विगु समास,
ठीक है। और अगला है आपका तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो आपका जो शब्द है रक्त रंजित, इसमें आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसका विग्रह रक्त से रंजित होता है, ठीक है। रक्त रंजित का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रक्त से रंजित। वस्तुतः इसमें कर्ण तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो परोक्ष का विलोम क्या होगा, अपरोक्ष। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपरोक्ष। ओके, देखिए इसमें कुछ नोट भी दिया है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ के बताते हैं कि परोक्ष शब्द का सही विलोम अपरोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का सही विलोम अप्रत्यक्ष होता है, स्थूल का सही विलोम सूक्ष्म होता है, द्रष्टव्य का अद्रष्टव्य होता है। देखिए अब लिखा हुआ नोट, यदि विकल्प में अपरोक्ष न दिया गया होता तो अभिष्ट उत्तर प्रत्यक्ष हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पैसे का बहुत मोह होना, अगला है पैसा ही माँ बाप दोनों, अगला है जान चली जाए पर पैसा न जाए, अगला है अत्यधिक कंजूस होना। तो जिसका जो सही अर्थ होगा वह होगा आपका अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो इसको आप सभी को पता है कि क्रोध है जो रौद्र रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, कर्म रस का शोक, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय स्थायी भाव है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है। तो आपके उपमा में, किस अलंकार में, उपमा अलंकार में समान धर्म होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो देखिए बांटना, हिस्सा, भागना और ब्याज। जो आपका भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द है वह बांटना भी है इसका, हिस्सा और ब्याज, जबकि भागना नहीं, इसका अर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है, क्या यह आपका वर्तमान है, नहीं। क्या भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल, नहीं। ये क्या है, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, क्योंकि वह जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो देखिए कौन सोएगा, राम, और राम क्या है इसमें, कर्ता, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तिल का तार बनाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ओके। अब देखिए अब आपका आ गया है यहाँ पे गद्यांश। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर
ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो देखिए आपको जो पैसेज पढ़ना है वह बड़े ध्यानपूर्वक से पैसेज पढ़ना है, ठीक है। फिर हम इनके आंसरों को करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। अगला है वे अपनी भाषा में नहीं लिख सकते। अगला है उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। तथा अगला है वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। तो भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुँचा पाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, देखिए आपको शीर्षक पूछा गया है इसमें कि शीर्षक क्या है इस पैसेज का। तो शीर्षक हो जाएगा भारतीय शिक्षित का अंग्रेजी मोह, ठीक है। क्या है इसका शीर्षक? भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। अगला है आपका प्रश्न कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। आया था ना ये पैसेज में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो उच्च समाज में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो यह आपका निषेधवाचक का उदाहरण है, ठीक है। किसका है? निषेधवाचक का, ना, नहीं, मत, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए जो रत्नाकर है वह आपका समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मेघ और मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, पहले मेघ का आंसर होगा, अर्थ होगा बादल तथा अगले का होगा यज्ञ, ठीक है, बादल और यज्ञ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। अगला है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर आपकी प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। अगला है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत हरिदास की शिष्या थी, ओके, जो कि भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियत्री भी हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांग्रू। बांग्रू आपकी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो ये प्रश्न श्रृंखला शुरू हुई थी 99 से, तो आपके 99 से 136 आपके 37 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था वह आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं हम सेकंड शिफ्ट के पेपर को। तो चलिए यहाँ से आपका शुरू हो गया है यूपी पुलिस 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए इसको भी करते हैं, फिर करेंगे 18 को तारीख के वाले को, ठीक है। तो कंप्लीट हम चारों शिफ्ट के पेपर को आज इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ साथी अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यूपी पुलिस के लिए ऐसे ही वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो हिंदी साहित्य के लिए लाने वाले हैं, तथा इसके लिए इसके बाद यूपी जीके की वीडियो, और इसी चैनल पर हमने यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी पुलिस जेल वार्डर, फायरमैन, यूपी एसआई, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी के प्रश्न हमने इसमें प्लेलिस्ट बना के हमने वीडियो अपलोड कर दी है। तो वहाँ जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस व इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी तक क्या पूछा गया है, और वहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिए जो आपका पहला प्रश्न है इसमें 17 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी वह आपका प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए मृत्तिका, वानर, उल्लू और ओष्ठ। तो आप सभी जानते हैं कि मृत्तिका, ओष्ठ और वानर आपके तत्सम हैं, जबकि जो उल्लू है आपका यह आपका तद्भव है, ठीक है। उल्लू तद्भव है जिसका तत्सम क्या होगा? उलूक,
क्या होगा, उल्लू का तत्सम उलूक। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए शुष्क, सीख, सींग और सांवला। तो इनमें से आप सभी को पता है कि तत्सम कौन सा हो जाएगा, शुष्क। ठीक है, और बाकी के सांवला, सींग और सीख आपके तद्भव हैं। ओके, देखिए शुष्क तत्सम है, शुष्क का तद्भव क्या होगा, सूखा। सीख का तत्सम क्या होगा, शिक्षा। और सींग का तत्सम श्रृंग। और सांवला का तत्सम श्यामल। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं? तो देखिए जो चांदनी शब्द के पर्यायवाची होंगे वह आपके कौमुदी तथा ज्योत्सना होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौमुदी और ज्योत्सना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो देखिए शत्रु को जीतने वाला आपका क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। और जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, जो पहले ना हुआ हो होनार। तो सुसंगत मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका सुसंगत है। आदि से अंत तक अध्योपांत कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले, क्योंकि इसका जो पहले ना हुआ हो उसको कहते हैं हम अभूतपूर्व, और सुसंगत इसमें पूछा है, तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? तो देखिए जो पहला आपका निर्वाद है उसका अर्थ होगा निंदा, तथा आपका अगला है का अर्थ है होगा आपका विवाद रहित। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। ठीक है, क्या ढूंढना है इसको हमको अशुद्ध। अगला है, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। और अगला है, गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। जिसका शुद्ध रूप हम देखेंगे तो इसका शुद्ध रूप होगा, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। ठीक है, मेरी की जगह क्या आएगा, मेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो देखिए तनुज तनुजा, बनिया बनियान, सांप सांपिन, चूहा चूहिया। तो देखिए कि लिंग की दृष्टि से आपके ये आपके तीनों ही सही है, लेकिन बनिया बनियान ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बनिया पुल्लिंग शब्द है जिसकी स्त्रीलिंग क्या होगी, बनियाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, अगला है, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए वधू शब्द का जो बहुवचन होगा वह होगा आपका वधुएं। ऑप्शन नंबर डी। आपको देखो ये भी देखना है कि वधुएं आपका ए में भी लिखा हुआ है और डी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी ये देखिए कि अगर कोई शब्द हम उसका जो कि अगर कोई शब्द जिसका बहुवचन पूछे, ठीक है, तो उसका बहुवचन बनाते समय अगर उस पर बड़ी ऊ की मात्रा होगी तो उसकी बहुवचन बनाते समय उसकी जो मात्रा होगी वह आपकी छोटे ऊ की आएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो देखिए जो हमारी वधुएं हैं वह ए में भी हैं और डी में भी हैं, लेकिन छोटे ऊ की मात्रा कौन से में है, डी वाले ऑप्शन में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी। ठीक है, वधुएं। अगला प्रश्न है आपका, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। तो देखिए अब आपको क्या पढ़ना है कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो बस आपको ये पढ़ना है, रेखांकित हुआ है ना बच्चे को, तो आपको बस बच्चे को में बताना है कि कौन सा कारक है। तो आप सभी जानते हैं बच्चे को या बच्चे के लिए मिठाई दी, तो आपका कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें जो प्रत्यय है वह हो जाएगा आपका इकी। क्या हो जाएगा, इकी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इसका जो आंसर था वह
कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो क्या होगा, इसका एक ही होगा, ठीक है, प्रत्यय में एक ही आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए जो कट गया थोड़ा इसका ऑप्शन के निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए जो उसमें जो उपसर्ग हो जाएगा वह हो जाएगा आपका निर, और निर पे भी नीचे हलंत आएगा। ठीक है, देखिए हाँ ये रहा आपका, निर पे भी आपका हलंत है ना, तो यही आपका इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास वगैरह नहीं हुआ है। वेद पुराण, वेद और पुराण, देहलता, लता रूपी देह, यज्ञशाला, यज्ञशाला, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। तो देखिए आपका ए सही है, सी सही है और डी सही है, लेकिन आपका बी देहलता वाला गलत है। ठीक है, जिसका कि जो उसमें विग्रह हुआ है लता रूपी देह, ये आपका गलत है, जबकि इसका होगा आपका देह रूपी लता। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए कौन प्रश्नवाचक है, ठीक है, क्या भी प्रश्नवाचक है, कुछ ये भी आपका निश्चयवाचक नहीं है। ठीक है, तो जो हुई यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो कवि प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कवि धन ईश्वर, जिसमें कि दीर्घ स्वर संधि है। अगला है, क्या कोई तारे गिन सकता है। वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया इसमें, तो क्या है इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है आपका, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदार में आपका गुणवाचक कौन सा है, आप सभी जानते हैं, किसी की गुण दोष का भाव का पता चले तो वह आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अगला है, रमेश ने खिलौने खरीद, ठीक है, वह छत पर है और हाथी सो रहा था। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी इसमें, रमेश ने खिलौने खरीदे। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं कि क्या खरीदे, तो आंसर आ जाएगा खिलौने। ठीक है, ओके, चलिए अगला है आपका, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो देखिए गाय मीठा दूध देती है, तो यह जो वाक्य है वह आपका वर्तमान काल का है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का। चलिए अगला प्रश्न है, उमा से पढ़ा नहीं जाता। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य, वस्तुतः क्रिया के उस रूप को या रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता स्थापित हो। अगला प्रश्न है आपका, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कुछ असर ना होना, कान पर जूं ना रेंगना कुछ असर ना होना। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, आकर्षण का विलोम आपका अनाकर्षण, अपकर्षण तथा विकर्षण तीनों होते हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए इसको भी आयोग ने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सब और विपत्ति का होना, इसके लिए लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए सब और विपत्ति होना का जो सही लोकोक्ति होगी वह होगी आगे कुआं पीछे खाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जैसे कि आगे दिए हुए कुछ इनको देख लो। श्रृंगार का स्थायी भाव रति हो जाएगा, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय। ओके, तो साथी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि यह चैनल अभी ही बनाया है। तो प्लीज़ आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर तथा इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। तो दोहे का उल्टा सोरठा है, कौन सा है, सोरठा। देखिए अगला जो प्रश्न है वह है आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून,
पानी गई ना उबरे उबरे मोती मानिस चून, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। चलिए देखिए, इसमें श्लेष अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें पानी के अनेक अर्थ हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहले का है मोती, अगले का है मनुष्य और अगले का है, देखिए कि इस काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार है। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती, मनुष्य और चून। ठीक है, जल। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? मूल्य। देखिए भेद से संबंध शब्द नहीं है मूल्य, जबकि प्रकार, रहस्य तथा भिन्नता शब्द भेद के अनेकार्थी हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है वह आपका अभी इस जो आपका 17 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी इसका आपका पैसेज शुरू हो गया है। तो देखिए पैसेज को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य साफ सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो देखिए पहले में आपका जो प्रश्न पूछा है वह इसका शीर्षक पूछ लिया है। तो शीर्षक क्या है? श्रम की आवश्यकता। पैसेज पढ़ के आपको तुरंत पता चल गया होगा क्या है इसके शीर्षक, श्रम की आवश्यकता। अगला है समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची आपका संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय क्या है? तो इसका आशय है कि महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? किसी का सामान चुराना, बिना श्रम मौज करना, और अगला है बिना श्रम के भोजन करना और पाप का अन्न खाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना श्रम के भोजन करना। अगला है गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम न करने वाले को। ठीक है, पैसेज में साफ साफ बताया था श्रम न करने वाले को पापी कहा था। अगला प्रश्न है पंचवटी निम्न में से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की आपकी जो रचना है वह पंचवटी है। ठीक है, जबकि साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, जय भारत इत्यादि इनकी अनेक रचनाएं हैं। ओके, नीरजा किसकी है? तो नीरजा आपकी महादेवी वर्मा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी है? महादेवी वर्मा की, जो कि अन्य इनकी रचना है निहार, रश्मि, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये इनकी अन्य रचना भी हैं। अगला है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा अपभ्रंश से। किससे उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से। अगला है वह बिल्कुल थक गया है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो वह बिल्कुल थक गया है, तो प्रमाणवाचक है। कौन सा है? प्रमाणवाचक विशेषण है। ओके, अगला है कि मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए कोमल है, मुलायम है और आपका कूल है, जो कि मसृण आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दिन का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए दिन का जो सही वो होगा अर्थ वह होगा दिवस और दिन का गरीब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आंखों के सामने के लिए एक शब्द बताओ। तो प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? आंखों के सामने प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ आपका सेकंड शिफ्ट के भी सभी 37 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो साथ ही आप सभी इस वीडियो को शेयर करें
जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे तथा सभी लोग अपने एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। तो जो आपको पता है कि जो ये चल रही है मैराथन वीडियो, यह आपके जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसके हमने चारों पाली की हिंदी को कलेक्ट करके यहाँ पर हम एक ही वीडियो में इस हिंदी को करा रहे हैं। तो चलिए प्लीज़ साथी इस वीडियो को शेयर तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ओके, तो देखिए जो आपका अगला प्रश्न है हिंदी का, वह आपका स्टार्ट होता है आपका, देखिए आपकी जीके है उसमें थोड़ा सी आ गई है। देखिए जो आपका हिंदी है वह आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, श्यामल। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल आपका श्यामला का है। किसका? सभी को पता है, श्यामला का। ठीक है, अगला प्रश्न है शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बंदर का। किसका है? बंदर का। अगला है आपका समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? यांत्रिक होगा कि युग पुरुष होगा? अगला है आपका, देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा युद्धपोत। ठीक है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द युद्धपोत हो जाएगा। ठीक है, युद्धपोत। अगला प्रश्न है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो देखिए अनल और अनिल, जो इसका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों इसके जो अर्थ हैं वह इनके सही नहीं हैं, पवन और अग्नि। ठीक है, देखिए कि अनल अनिल के सही अर्थ भेद नहीं दिए गए हैं। अनल का अर्थ होता है आग, ठीक है, और अनिल का है पवन। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी। कौन सी है? कारक संबंधी। ठीक है, क्योंकि इसमें से के स्थान पर अधिकरण कारक चिन्ह पर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा आपका खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। ठीक है, तो कौन से प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, बाकी भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग एकवचन में होता है? तो देखिए हस्ताक्षर, लोग, रोमकूप ये आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जबकि आपको दल यह आपका एकवचन में प्रयोग होता है, दल का। अगला है अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो अलमारी में तो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कर। बनाकर में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कर। ठीक है, जो कि उसके जो ऑप्शन है वो कट गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर। ठीक है, अगला है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन से हैं? तो देखिए तरावट में आपका जो मूल शब्द होगा वह होगा तर, और जो प्रत्यय होगा वह होगा आवट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, जिसका हम विग्रह करेंगे तो आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका। अगला है लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, तो क्या हो जाएगा? लाख। क्या हो जाएगा? लाख। अगला है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धन इंद्र। जैन धन इंद्र हो जाएगा। अगला है कि विवरण चिन्ह पहचानिए, तो देखिए जो विवरण चिन्ह क्या होता है आपका? ये होता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका विवरण चिन्ह। अगला प्रश्न है कि कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो देखिए क्या चौड़ा, दर्जन, ताजगी या 10 मीटर कपड़ा? तो संख्या को कौन दर्शा रहा है? 10 मीटर कपड़ा। चलिए अगला प्रश्न है मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु। ठीक है, कैसे है देखते हैं एक बार
कि मच्छर भिनभिनाते हैं वाक्य में नाम धातु या नामबोधक क्रिया है। वस्तुतः संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोध क्रिया या नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्रिया आपकी किसके साथ प्रयुक्त हुई है? संज्ञा के साथ। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, किस काल का वाक्य है? तो गा रही हैं अपूर्ण वर्तमान काल। किसका है? अपूर्ण वर्तमान काल का है। अगला है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो कौन सा हो जाएगा आपका? इस वाक्य का वाच्य कौन सा हो जाएगा? क्रमवाच्य। ठीक है, कौन सा वाच्य हो जाएगा? मजदूरों, क्योंकि मजदूर इसमें क्या है? आपके कर्ता नहीं है इसमें। ठीक है, कर्म है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य। अगला प्रश्न है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? तो ठिठक जाना का अर्थ हो जाएगा रुक जाना। क्या हो जाएगा? रुक जाना। अगला है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ क्या, कहीं आप विज्ञ कर दें, अभिज्ञ क्या होगा? अनभिज्ञ। अगला है कि जो लोकोक्ति है उसका चयन करना है। लोकोक्ति में से कौन सी है? तो देखिए, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, पहली आपकी लोकोक्ति है। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं है। अगला है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो 11। कितने हो जाएंगे? 11 रस। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, जिसका अगला है जो, सो, अगला है आपका जो और आपको। तो संबंध बोधक सर्वनाम आपके जो, सो आपके हैं, लेकिन आपको यह संबंध बोधक सर्वनाम नहीं है। ठीक है। अगला है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। ठीक है, कौन सा है? उपमा। ठीक है। अगला है, हरी शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो दूध में आपका हरी शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया। कौन सा बनता है? दोहा रोला को मिलाकर कुंडलिया। अब देखिए, इसका जो पैसेज है इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, जो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है, जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। देखिए, आप एक पैसेज को पढ़कर छोटा मोटा समझ गए होंगे कि इसका आधार क्या है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, पहला काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, क्या ऐसा जिक्र किया गया है पैसेज में? अगला है, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। ठीक है, देखो आप अपनी तसल्ली के लिए पहले 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। अगला है, काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, और अगला है, काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। तो देखिए, आप इनमें से 1-2 ऑप्शन को बड़े आराम से कट कर सकते हैं। तो जो आपका डी है, क्योंकि चालाकी की बात कहीं नहीं गई है, स्वच्छ सोच इसकी भी बात नहीं करी गई है। ठीक है, बात किसकी की गई है? कि कुशलता से, तभी तो काम अच्छा होगा। काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। ठीक है, तभी तो माली का कार्य सचिव से बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उपरोक्त शीर्षक चुनिए।
कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा, स्तर भेद, ऊंच नीच। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? कर्मनिष्ठा की महिमा, ऑप्शन नंबर ए, कर्मनिष्ठा की महिमा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह है आपको वाक्य से। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो आपका इसका सरल वाक्य बन जाएगा कि दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, डायरेक्ट। ठीक है। अगला है बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बेहतर, यानी कि ज़्यादा अच्छा। ओके। अगला है सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सूरसागर के सूरदास हैं। कौन है? सूरदास। सूरसागर कृति भक्तिकालीन कवि सूरदास की है। इनकी अन्य रचनाएं सूर सरावली तथा साहित्य लहरी है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो किससे हुआ है? मगधी से। किससे हुआ है? मागधी से। बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत मैथिली, मगही तथा भोजपुरी बोलियां आती हैं, जिनका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। वर्तमान में मैथिली को भाषा का दर्जा मिल चुका है। अगला है भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो भीतर बाहर स्थानवाचक के हैं। ठीक है। अगला है मेघ का पर्यायवाची कौन सा है? तो नीरद। किसका है? नीरद। देखिए मेघ शब्द नीरद का पर्यायवाची शब्द है। नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द है। सफरी मछली का, शंभु शिव का पर्यायवाची, सूर्यपुत्र कर्ण का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कुल और कुल का सही अर्थ कौन सा है? तो देखिए कुल का सही अर्थ हो जाएगा वंश और कुल का किनारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होगा? अस्त्र। क्या होगा? फेंक कर अस्त्र। देखिए इनमें आप सभी को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आप जान लें कि देखो जो हाथ में लेके चला जाएं उसे कहते हैं शस्त्र, हाथ सहित। ठीक है। शस्त्र सहित, हाथ सहित, जो हाथ में लेके चलाए जाएं तो क्या हो जाएंगे? शस्त्र, हाथ सहित, हाथ के साथ। ठीक है। और जो फेंक कर चलाए जाते हैं वह अस्त्र। ओके। देखिए अगला है रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। ठीक है। रामायण के वाल्मीकि हैं, रामचरितमानस के तुलसीदास, कामसूत्र के वात्स्यायन और कादम्बरी के बाणभट्ट। ओके। अगला प्रश्न है देखिए, ये आपका आ गया है अब हमारा यूपी पुलिस का 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट। ठीक है। क्या हो गया है अब? 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए। ठीक है। 18 फर्स्ट के यहाँ पर आपका ख़त्म हो गए हैं। तो चलिए ये अब हमारा 18 फरवरी का सेकंड शिफ्ट यानी कि लास्ट शिफ्ट है। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? परिव्राजक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? परिव्राजक। ओके। देखिए घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक शब्द परिव्राजक है। तपस्या करने वाले को तपस्वी, योग करने वाले को योगी तथा श्रमण शब्द बौद्ध साधु भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। श्रमण शब्द बौद्ध साधुओं भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि नियत और नियत का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए नियत का सही अर्थ होगा इरादा और नियत का निश्चित। ठीक है। क्या हो जाएगा? निश्चित तथा इरादा। पहली नियत का देखिए नियत क्या हो जाएगा? निश्चित और नियत का इरादा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला है कि किसमें मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। आपका यही आपका अशुद्धि है। ठीक है। सेकंड वाले में पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। ठीक है। ये आपका अशुद्धि है। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो देखिए समाधि और दीमक में दोनों शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं तथा बाकियों में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ओके। चलिए अगला है गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा? गुरुजन। गुरु का बहुवचन गुरुजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? देखिए याचक जाचक
घट घड़ा अक्षर आखर, लेकिन भित्ति और भय यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भित्ति और भय, क्योंकि भित्ति तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है भीत, ना कि भय। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेठ का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी हो जाएगा। अगला है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो कामिनी नहीं है, जबकि भारती, बागेश्वरी और शारदा पर्यायवाची हैं। तो कामिनी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। कामिनी आपका सुंदर स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है, सुंदर स्त्री का। अगला प्रश्न है कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, भरपूर। भरपूर आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तू तुम मेरा। अगला है, तू तुम मेरा हिंदी के कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, तू तुम तेरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लघु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? लघुधन उत्सव। ऑप्शन नंबर ए, लघुधन उत्सव। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो योजक चिन्ह, आप सभी को पता है, योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है। जो योजक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। ठीक है। अगला है आपका, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इसमें लीटर किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक। ठीक है, किसका है? परिमाणवाचक। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो देखिए, अपादान यानी कि अलग होना। मेज से पुस्तक गिरी, तो इसी में आपके अपादान कारक है। अगला है, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इम। इसका मूल शब्द क्या है? स्वर्ण, और प्रत्यय हो जाएगा इम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इम हो जाएगा। ओके, इम। संग्राम शब्द में मूल शब्द तथा उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए, सम आपका उपसर्ग है और ग्राम आपका मूल शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल। ठीक है, मूक का वाचाल। बेकार से बेकार भली, इसका जो लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? निकम्मा बैठने से कुछ करना ही अच्छा है, जैसे कि आप कुछ ना करते हुए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। अर्धसममात्रक का छंद कौन सा हो जाएगा? निम्न में से दोहा। दोहा आपका अर्धसममात्रक छंद है। अगला है, राम कृपा भव निशा निसरानी में कौन सा अलंकार है? रूपक। ठीक है, रूपक की एक छोटी सी पहचान क्या है कि जिसमें आपका योजक चिन्ह आए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अंक का अनेकार्थ शब्द निम्न में से किस विकल्प में है? तो अंक का एक अर्थ होता है संख्या, तो विकल्प डी में है। ठीक है, अंक का अर्थ क्या क्या है कि गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, संख्या, भाग्य इत्यादि। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, किस काल का वाक्य है? तो सामान्य भविष्यत काल का है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, सामान्य भविष्यत काल। मुझसे पत्र लिखा गया, किससे? मुझसे। कर्म द्वारा वाक्य की शुरुआत हुई है, तो इसका जो वाच्य हो जाएगा वह कर्म वाच्य है, क्योंकि इसमें कहीं कर्ता है ही नहीं। ओके। घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या हो जाएगा? दुखी को और दुखी करना। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, ये आपका पैसेज स्टार्ट हो गया है, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। देखिए, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाना उठना है। तो देखिए, पैसेज की हमने बस 2 लाइनें पढ़ी हैं और हमको पैसेज का एक शीर्षक है ना, अगर पूछा इसमें शीर्षक क्या है तो शीर्षक आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें किसकी बात हुई है? हंसी की। ओके, तो साथ ही ऐसा ही हमको पैसेज पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, खिलखिलाना उठना। तो देखिए, पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींगने वाला हेरक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रीट्स 109 वर्ष जिया।
हंसी खुशी ही नाम ही जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है, क्या है? आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसके शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखता है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। चलिए अब प्रश्नों को हम देखते हैं। तो देखिए, एक सबसे पहला प्रश्न क्या है? शीर्षक। तो शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? हंसी एक क्या दुखनाशक है? नहीं। क्या है? हंसी एक वरदान। ऑप्शन नंबर ए, हंसी एक वरदान। अगला प्रश्न है आपका कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशा स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, इसलिए आनंद को प्रबल इंजन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हो जाएगा प्र। ठीक है। अगला है कि निम्न में से क्रिया विशेषण क्या है? तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका कि कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो मुरारी आपका कृष्ण शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ देखना है। तो देखिए क्या है शब्द? पानी और पानी। तो पानी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? जल। और पानी का दूसरे पानी का अर्थ हाथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, एक शब्द का क्या हो जाएगा? शंकालु। ऑप्शन नंबर बी शंकालु। अगला है, काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। किसकी है? वात्स्यायन की। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो बीजक। कौन सी है? बीजक। ठीक है, जिसमें साकी शब्द तथा रमेनी हैं। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? विद्यापति आपके मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका जो हिंदी के प्रश्न थे वह आपके समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने एक ही वीडियो में हिंदी की कंप्लीट वीडियो लाए हैं जिसमें कि चारों शब्दों की हिंदी हमने कंप्लीट कराई है। तो प्लीज़ आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो ना, तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी वजह से हमारे छोटा सा परिवार कुछ दिनों में बड़ा परिवार होने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी साथी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब तथा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर तथा हमको सपोर्ट करें। तो ऐसे ही वीडियो हम लेकर आएंगे यूपी पुलिस के लिए। तो अगली वीडियो आएगी यूपी पुलिस के लिए हिंदी साहित्य की, जिसमें कि 500 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जो कि सभी प्रश्न पूछे गए होंगे यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस जेल वार्डर में, यूपी एसआई एएसआई मृतक आश्रित, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर। तो सभी प्रश्न पूछे गए होंगे। तो आप सभी उन प्रश्नों को कर लोगे तो आपका हिंदी साहित्य में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। तो आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।